नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल रिफंड का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो प्रोविजनल वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि अभी तक फाइनल हमने कंक्लूजन नहीं निकाला है कि आपको रिफंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, पर प्राइमा फेसिया जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने से आपको कुछ प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाता है। प्रोविजनल मतलब कि गवर्नमेंट बोल रही है चलो आपने नेक काम किया है, रिफंड वाला काम किया है आपने, तो आपको हम रिफंड तो दे देते हैं, पर ये मान के चलना कि ये रिफंड फाइनल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में जब फाइनल आपका रिफंड ऑर्डर निकले तो आपको ये अमाउंट वापस देनी पड़ जाए, या फिर जो प्रोविजनल हमने दिया है वो आपका होके रह जाए। तो ऐसा कौन सा नेक काम है जिसके करने पे आपको प्रोविजनल रिफंड मिलेगा? ठीक है, तो ऐसा नेक काम कौन सा है? ऐसा नेक काम है जीरो रेटेड सप्लाई। तो याद रख लेना, जो आदमी जीरो रेटेड सप्लाई करता है वो जीएसटी की नजरों में क्या होता है? भगवान। और उसको रिफंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चलो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उसको रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे दे रहे हैं, वो भी कितना? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ इंडिया। सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, नेक काम कर रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जीरो रेटेड सप्लाई। नेक काम किया इसने। नेक काम करने से क्या होगा? तो देखो, जब एक्सपोर्ट होता है तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन क्या होता है? आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया होगा आपने, और एक है नो आईजीएसटी पेड। आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, सारा खेल उस पर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूं, मान लो मैंने आईजीएसटी पेड वाला ऑप्शन चूज किया है, ये वाला ऑप्शन चूज किया है, क्या होगा? आउटपुट टैक्स बना मेरा 5 lakhs का, ठीक है। और सपोज मेरे पास आईटीसी भी पड़ी होगी, मैंने खरीदा था, कोई भी आईटीसी है, सपोज 3 lakhs की आईटीसी है। पहले तो यहाँ पे कौन बताएगा कि मुझे रिफंडेबल अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे रिफंड कितने अमाउंट का एलिजिबल है? आपने कहा नील। क्यों भैया नील? भाई नील, नील रिफंड क्यों है भाई यहाँ पे? ऐसा नील क्यों बता रहे हो आप लोग? ऐसी क्या खता हो गई हमसे कि आप नील बता रहे हो? जीरो रेटेड में वो जीएसटी में मिलता है? नहीं समझ में नहीं आया मुझे, वापस से क्लियर करके बताओ, क्यों नहीं मिलेगा रिफंड यहाँ पे? एक बार क्लियर करो आपको जो समझ में आए। विदाउट वाले ऑप्शन में तो आईटीसी का रिफंड मिलता है। मैं आईटीसी के रिफंड की नहीं पूछ रहा, मैं तो बोल रहा हूँ रिफंड मिलेगा क्या? चाहे वो आईटीसी का मिले, चाहे वो आउटपुट टैक्स का मिले, किसी का भी मिले, रिफंड के लिए हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? ये बता दो मुझे केवल। होंगे। कितना अमाउंट यहाँ पे आपके हिसाब से रिफंडेबल होना चाहिए? कितना अमाउंट रिफंडेबल होना चाहिए? 5 लाख। बस सिंपल सा तो आंसर है। जब भी आप टैक्स पे वाला ऑप्शन चूज करते हो तो जितना आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, भले ही आपने उसको आईटीसी यूज करके पे किया होगा, भले ही आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख का आपको रिफंड एलिजिबल है। अब एलिजिबल है रिफंड, तो क्या करोगे आप रिफंड लेने के लिए? जल्दी से बताओ। रिफंड लेने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे हम यहाँ पे? ध्यान रखना, सर्विस एक्सपोर्ट है, गुड्स एक्सपोर्ट नहीं है। गुड्स एक्सपोर्ट होते तो यहाँ पे फॉर्म नहीं जाता RFD 01। ठीक है, वो क्योंकि वो कस्टम से आता है हमारा। RFD 01 फॉर्म भरेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, RFD 01 फॉर्म भरने के बताओ कितने दिन में रिफंड ऑर्डर सैंक्शन हो जाना चाहिए? कितने दिन में रिफंड ऑर्डर सैंक्शन हो जाना चाहिए? 60 days। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जिस दिन मैंने फाइल किया है
उससे 60 दिन लगने वाले हैं एक्चुअल में रिफंड आने में। ठीक है, यहाँ पे मुझे RFD 06 में रिफंड सेंक्शन हो जाएगा। वो तो चलो, वो तो फ्यूचर की बात है। मैं बोल रहा हूँ जब मैंने रिफंड अप्लाई किया ना, यहाँ पे मुझे प्रोविजनली रिफंड मिल जाएगा, प्रोविजनल। और वो भी कितना, छोटा मोटा प्रोविजनल रिफंड नहीं है ये। प्रोविजनल रिफंड है 90% का, जितना हमने मांगा है। हमने 5 लाख का रिफंड मांगा है, तो इसका 90% कितना होता है? 4.5 लाख का रिफंड तो मुझे अभी दे देंगे वो। आ रही की बात समझ में? 4.5 लाख का रिफंड तो मुझे अभी दे देंगे, और जो बचा हुआ रिफंड है वो फाइनली RFD 06 ग्रांट करके मुझे पे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये कब होता है? जब जीरो रेटेड सप्लाई का मामला हो, ध्यान रखना। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। 90% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड, जितना अमाउंट हम क्लेम करेंगे उसका 90% हमें प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाएगा। इसमें एक चीज एक्सक्लूड की है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ITC प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये एक्सेप्टेड का मतलब क्या? अच्छा मुझे बताओ, प्रोविजनल ITC लेने के लिए कौन सा सेक्शन था, किसी के माइंड में आ रहा हो तो? क्या कोई सेक्शन आपने पढ़ा है प्रोविजनल ITC लेने के लिए? सेक्शन 41, परफेक्ट स्नेहा। तो वो बोल रहे हैं अगर कोई ITC आपको प्रोविजनल बेसिस पे मिली है ना, तो उसका हम प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही वो ITC प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब वो ITC अभी तक कंफर्म नहीं हुई, तो उसका हम प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे आपको, अदरवाइज तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सपोज आपने रिटर्न भरते वक्त ITC क्लेम कर ली 1 करोड़ की। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपने 1 करोड़ की ITC क्लेम कर ली, और वो सारी की सारी प्रोविजनल ITC है। हालांकि अभी आपने एक पढ़ रखा है रूल नंबर 36(4) आने के बाद ऐसा अलाउड होता ही नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा ITC ले ही नहीं पाओगे आप। पर फिर भी हम लॉ की बात करें तो लॉ में तो लिख रखा है प्रोविजनल ITC अलाउ हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली जो फॉर्म है उसके चलते आपको प्रोविजनल ITC अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि एक बार 1 करोड़ का प्रोविजनल ITC ले लिया, तो आप बोलोगे मैं तो 1 करोड़ का रिफंड ऑर्डर लगा दूंगा, रिफंड क्लेम, तो मुझे तो 90 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, जब तक आपकी ITC फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक आपको उसका प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, अभी सब दिखा रहा हूं मैं एक बार। ये केस आप देखो, एक बार इसको नोट करो। 2 केस है इसमें, अभी मैंने एक कराया है, दूसरा भी बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने एक्सपोर्ट किए सर्विसेज तो IGST पेड का रिफंड लूंगा, तो मुझे 90% प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। लिख लिया क्या? हो गया क्या नोट? ठीक है, अब मैं सेकंड वाले रूट पे चल रहा हूँ। अगर मैंने नो IGST पेड, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैंने कोई IGST पे नहीं किया, ठीक है, अब मुझे बताओ कितना रिफंड ले सकते हैं हम यहाँ पे? एक बार प्रोविजनल बता देना, अभी प्रोविजनली तो बता रहा हूं मैं। प्रोविजनल मतलब क्या है, देखो यहाँ पे
कि जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते वक्त आपको 4.5 लाख तो गवर्नमेंट दे देगी तुरंत ही, और ये बोला जाएगा कि ये 4.5 लाख रुपए आप रखो, एंजॉय करो, पर इसको ये मान के चलना कि ये 4.5 लाख का रिफंड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। फाइनल कब होगा ये? जब आपका RFD 06 निकलेगा उस टाइम फाइनलाइज होगा ये। ठीक है, हो सकता है अमाउंट कम भी हो जाए, हो सकता है पूरे 5 लाख का भी रिफंड ग्रांट कर दिया जाए आपको, कुछ भी हो सकता है। प्रोविजनल का मतलब सिंपल सी बात, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल। ठीक है, अब हाँ जी, इसका यूज करोगे तभी दे रहे ना आपको, वरना अकाउंट में रख के क्या करोगे? इस पैसे को अगर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो आप कुछ भी यूज ले सकते हो। दूसरा, अगर नो IGST पेड वाला केस है तो बताओ मुझे कितना अमाउंट रिफंडेबल होना चाहिए यहाँ पे? अमाउंट रिफंडेबल पूछ रहा हूं मैं अभी, प्रोविजनल रिफंड नहीं पूछ रहा हूं। कितने रिफंड अमाउंट के लिए आप अप्लाई करोगे? 3 lakhs के लिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला लगा के करेंगे हम। और यहाँ पे 3 lakhs का रिफंडेबल अमाउंट है। अगेन प्रोसेस वही होगा, मैं पहले RFD 01 दूंगा, RFD 01 देने के 60 दिन में फाइनलाइज किया जाएगा RFD 06 में। पर वो तो तब होगा जब होगा, स्टार्टिंग में जब अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दे दिया जाएगा? प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाएगा। कितने रुपए का होगा वो प्रोविजनल रिफंड? फटाफट से लिख के बताएंगे आप, कितने रुपए का प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा मुझे? 2,70,000, सिंपल, 90%। तो एक तो आपको बात ध्यान रखनी है कि किसके लिए ये वाला प्रोविजनल रिफंड वाला जो बेनिफिट है वो किसके ऊपर लागू होता है, कौन कर रहा है ऐसा नेक काम? बोलो, कौन से नेक काम पे प्रोविजनल रिफंड मिलेगा? ओनली एंड ओनली जीरो रेटेड सप्लाई, ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी रिफंड पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, उन पे किसी पे लागू नहीं होता है प्रोविजनल रिफंड का कंसेप्ट, केवल जीरो रेटेड सप्लाई पे लागू होता है। और जीरो रेटेड सप्लाई के दोनों ही केस पे लागू होता है, भले ही आपने IGST पे करके एक्सपोर्ट किया होगा, भले ही आपने बिना IGST पे की एक्सपोर्ट किया होगा। ठीक है, क्लियर? ये नोट कर लिया आपने पूरा? ये पूरा नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, नीचे मुझे बताना क्या ये प्रोविजनल रिफंड अप्लाई होगा या नहीं होगा। वेदर प्रोविजनल रिफंड विल बी गिवन और नॉट। ठीक है, मैं कुछ केस लिख रहा हूं यहाँ पे। हरीश बोल रहा है 4.5 लाख रुपए सप्लायर को मिलेंगे यहाँ कस्टमर को। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट के टाइम पे कस्टमर कौन है? फॉरेनर है ना? और फॉरेनर GST पे करता नहीं है। तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो सपोज मैंने एक्सपोर्ट की, सब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ऐसे रफली, 50 लाख की मैंने सर्विस दी है और उस पे 5 लाख का आउटपुट टैक्स होता है, तो मुझे कस्टमर तो 50 लाख ही देगा, मैं टैक्स इनवॉइस थोड़ी बना के दे सकता हूँ उसको। ठीक है, वो कस्टमर 50 lakhs ही देगा। तो ये 5 लाख किसकी जेब से लगे हैं? ये 5 लाख सप्लायर की जेब से लगे हैं, तो सप्लायर को ही मिलेंगे, फॉरेनर को रिफंड नहीं मिलेगा कभी। कहाँ आएगा वो रिफंड लेने? ठीक है जी, तो वेदर प्रोविजनल रिफंड विल बी गिवन और नॉट, अच्छे से नोट भी कर लेना, पहले आंसर बता दो मुझे, फिर आप नोट करना और बताना। ऑन पेमेंट ऑफ IGST, फर्स्ट कॉलम तो मैंने बनाया है, अगर IGST पे करके करते हैं, और ये है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। अच्छा, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST में किसका रिफंड मिलता है?
रिफंड ऑफ, इसमें किसका रिफंड मिलता है? आउटपुट टैक्स का। और इसमें किसका रिफंड मिलता है? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। ठीक है, दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है। अब मुझे बताना, मैं केस बता रहा हूं आपको कि इन केस में रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। थर्ड, गुड्स ऑब्लिक सर्विस सप्लाइड टू सेज यूनिट ऑब्लिक सेज डेवलपर। चलो जी, फर्स्ट केस बताओ मुझे। अगर केस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का और मैं जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे प्रोविजनल रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचो और सोच के आंसर दो, हाँ या ना। आपने कहा मिलेगा, द आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, अब आप खुद एनालिसिस करके मुझे बताओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कनेक्ट करना आपको पड़ेगा एक बार। क्यों नहीं मिलेगा? दीपक ने कहा है नहीं मिलेगा। हाँ जी, स्नेहा का आंसर सही है। मैंने बताया ना आपको, ये जो रिफंड है ये कस्टम्स वाले देंगे। प्रोविजनल रिफंड का कंसेप्ट कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजनल रिफंड का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? यहाँ पे नो, यहाँ पे प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। रीजन सिंपल सा है, ये कस्टम वाले देते हैं। चलो, ये वाला कॉलम बताओ, यहाँ पे क्या यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने एक्सपोर्ट किया है गुड्स का, पर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया है, तो रिफंड में मांग रहा हूँ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी से लेना है मुझे रिफंड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिफंड जीएसटी वालों से लेने हैं। सप्लाई टू सेज यूनिट या डेवलपर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जीएसटी वालों से लेने हैं। तो ये टेबल बना लो, समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ सकते हो। बस ये एक पॉइंट स्पेशल ध्यान रखना है, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो और ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो, तो उसका रिफंड हमें कस्टम डिपार्टमेंट से लेना है, इसलिए वहां पे प्रोविजनल रिफंड वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। क्या लिखा है आपने? गुड्स सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट हो तो मतलब गुड्स, गुड्स का ऑफ एक्सपोर्ट क्या लिखा है? वापस से लिखो ना, क्लियर लिखा करो, क्या पूछ रहे हो? G/S ऑफ एक्सपोर्ट हो तो। गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करे तो दोनों पे अलग अलग प्रोविजन अप्लाई होगा ना। अगर आप गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पे हर एक्सपोर्ट का जो रिफंड होगा वो सेपरेटली काउंट करोगे आप। तो अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स का रिफंड अलग से लगाओगे, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर्विस का रिफंड अलग से लगाओगे। तो सर्विस वाले के लिए तो RFD 01 भरोगे आप, और गुड्स वाले के लिए आप शिपिंग बिल जो भरोगे उससे ऑटोमेटिकली रिफंड क्लेम मान लिया जाता है। हो गया नोट? टेबल कॉपी हो गई? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आउटपुट टैक्स का बता दो एक बार फिर। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जब हम करते हैं, चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट, ये कंपनी है एक ABC एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये कुछ परचेज कर रही है, इनवर्ट सप्लाई, सपोज इस पे इसने आईटीसी ले रखा है 2 लाख रुपए का, इसने कर दिया गुड्स को एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट कर दिया किसको, गुड्स को। गुड्स एक्सपोर्ट करते वक्त सपोज आउटपुट टैक्स बना यहाँ पे 5 लाख का। अब इस रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। पहला, इसका रिफंड किससे लेना है, रिफंड का फॉर्म कौन सा होगा बोलो, रिफंड फॉर्म यहाँ पे RFD01 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो नोट्स वापस से देखना आप, ठीक है। RFD10 भी नहीं होगा, ये भी गलत है। RFD10 किस में था, RFD10 था सेक्शन 55 एंटिटीज के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस थे और फॉरेन एम्बेसीज थे। यहाँ पे आप जो शिपिंग बिल भरोगे ना, देखो गुड्स एक्सपोर्ट होंगे कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट से, तो वहां पे आपको क्या देना पड़ता है, शिपिंग बिल। वो शिपिंग बिल को ही क्या मान लिया जाता है, रिफंड का आपका फॉर्म मान लिया जाता है, ठीक है, रिफंड की एप्लीकेशन मान ली जाती है इसी शिपिंग बिल में। इस शिपिंग बिल में आप लिख के दोगे आउटपुट टैक्स 5 लाख का है, तो वो ऑटोमेटिकली इस 5 लाख का रिफंड क्लेम मान लिया जाता है। आगे बात समझ में। बस अब यहाँ पे क्या बात आती है, प्रोविजनल रिफंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ये आपकी नॉर्मल तरीके से जब एप्लीकेशन प्रोसेस होगी उस अकॉर्डिंग आपको रिफंड दे दिया जाएगा। कौन रिफंड देगा यहाँ पे, रिफंड shall be sanctioned by customs department, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देगा यहाँ पे, कस्टम्स डिपार्टमेंट देगा। लो जी, अब ओके है। सेज यूनिट को क्यों मिलेगा, मैंने अभी इधर क्या लिखा है, सर्विस एक्सपोर्ट होगा तभी तो, तभी तो मिलेगा, इसलिए तो टेबल बनवाइए नीचे देखो। केवल सेज को कैसे बोल रहे हो आप, सेज को दोगे तब भी प्रोविजनल रिफंड मिलेगा, सर्विस का एक्सपोर्ट है तब भी प्रोविजनल रिफंड मिलेगा, चाहे कोई सा भी केस हो सर्विस के एक्सपोर्ट में। गुड्स के एक्सपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला केस है तो प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा, और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला केस है तो प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। लॉजिक को अटैच करोगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने में। लॉजिक क्या है, ये 6 रिफंड लिखे हैं मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 5 रिफंड जीएसटी डिपार्टमेंट दे रहा है, तो उन पांचों पे सब पे प्रोविजनल रिफंड का प्रोविजन लागू है। ये एक रिफंड है जो कस्टम डिपार्टमेंट दे रहा है, तो इसके ऊपर प्रोविजनल रिफंड वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा। सिंपली याद कर सकते हो आप लॉजिक लगा के। अब आया क्या समझ में, इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। ये टेबल अगर आप देख रहे हो सामने तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 6 ही तो तरीके हैं रिफंड लेने के, ये जो मैंने लिखे हैं ये 6 केस है जहां रिफंड मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई में, इसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाई में कोई रिफंड का प्रोविजन ही नहीं है। अब एक बार आपको नोट करना है, स्नैपशॉट लेना है, जो लेना है वो ले लो, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस समझा दिया इधर, और उधर आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस समझा दिया। जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है सेम ही सेज का केस बनेगा एज इट इज, इसलिए उसका एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला केस रिपीट कर दूं, लो जी, मैंने कहा एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो गुड्स खरीद के लाया तो 2 लाख का आईटीसी ले लिया, गुड्स एक्सपोर्ट किया तो 5 लाख का आउटपुट टैक्स बन गया उसका। वो ऑप्शन कौन सा चूज कर रहा है, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला ऑप्शन चूज किया उसने, तो वो जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसको शिपिंग बिल देना पड़ेगा, उस शिपिंग बिल को ही रिफंड का क्लेम मान लिया जाता है, उसको अलग से कोई आरएफडी फॉर्म सबमिट नहीं करना रिफंड मांगने के लिए, ठीक है। और कितना रिफंड मिलेगा यहाँ, 5 लाख का। अब बात आती है क्या वो 90% प्रोविजनल रिफंड मिलेगा कि इसको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कस्टम के द्वारा दिया जाता है, जीएसटी के द्वारा नहीं दिया जाता। बस इतनी सी बात ही ध्यान रखनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं रखना।
एक तो फॉर्म ध्यान रखना है, दूसरा प्रोविजनल रिफंड ध्यान रखना है। अब चलूं आगे। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन तो हमने पढ़ ली थी कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। एक तो इसको छोड़ देना, दूसरा नोटिफाइड कैटेगरी, अगर गवर्नमेंट ने किसी को मना कर रखा है तो उसको छोड़ देना। फिर हम बोल रहे हैं आफ्टर ग्रांटिंग प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि अभी उसका फाइनलाइजेशन होना बाकी है। तो प्रोविजनल रिफंड देने के बाद द प्रॉपर ऑफिसर shall verify the documents furnished by the applicant and refund order in RFD 06 for final settlement of the refund claim। ठीक है, तो RFD 06 में फाइनली आपको पता लगेगा कितना रिफंड बनता है। अगर ज्यादा दे दिया आपको तो आपसे दोबारा वापस ले लिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद कर लेना। किस केस में प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलता? वैसे तो आप नेक काम कर रहे हो तो प्रोविजनल रिफंड मिलना चाहिए, पर आपका जो भूतकाल है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। मतलब आप अभी तो नेक काम कर रहे हो, पर पुराने वक्त में आपने पाप किए हैं, तो उन पाप की वजह से आपका नेक काम जो होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? पुराने टाइम में आपने क्या पाप किया था? आपने पुराने टाइम में कोई ऐसा ऑफेंस किया था जिसकी वजह से आपको जेल की हवा खानी पड़ी थी। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जेल की हवा, ठीक है। और वो जो अपराध था वो 250 लाख से ज्यादा के टैक्स इवेजन का था। कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे? ज्यादा होगी क्या बातें कुछ? मैंने कहा पहला, आपने एक पाप किया था, ये रहा पाप, ऑफेंस किया था। किस चीज का ऑफेंस था? जिसके लिए आपको जेल हुई थी, ठीक है। कितने टाइम की जेल हुई थी, नॉट इंपॉर्टेंट। वो पाप कितने रुपए के टैक्स इवेजन का था? कम से कम 250 लाख से ज्यादा, मतलब 250 लाख से ज्यादा की टैक्स की चोरी यही है। और कितने 5 ईयर के पाप गिनने आपको? पिछले 5 साल में कहीं आपसे ये पाप हुआ है तो भैया आप अगर नेक काम भी कर रहे हो तो भी आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी। सेकंड, द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेमेंट ऑन बीइंग प्राइमा फेसिया सेटिस्फाइड shall pass an order in RFD 04 within 7 days from the date of acknowledgement RFD 02 sanctioning the amount of provisional refund। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रख लेना। यहाँ तो एक तो प्रोविजनल रिफंड कितने दिन में मिलेगा? 7 दिन में। और कौन से फॉर्म में आएगा वो? RFD 04। 7 दिन कहां से काउंट करने हैं? देखो 60 दिन और 7 दिन में फर्क है। 60 दिन कहां से स्टार्ट करते हैं हम? मैं बोल रहा हूं यहां मैंने RFD 01 दिया और यहां मुझे RFD 02 मिला, हो सकता है ऐसा? ये 1 अप्रैल है और ये 10 अप्रैल है। तो देखो जो 60 दिन वाली टाइम लिमिट है ना वो तो यहां से स्टार्ट होगी, और जो 7 डेज वाली प्रोविजनल रिफंड वाली जो कार्रवाई है वो यहां से स्टार्ट होगी। अब आपने क्या क्वेरी की है? सर 5 इयर्स पहले किया हो तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पाप पुराना हो गया, उसको आज के नेक काम से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट 250 लाख इन 5 ईयर नहीं, जिस ऑफेंस के लिए आपको सजा मिली ना वो 250 लाख। एग्रीगेट की बात नहीं कर रहे हम, 250 लाख। एक ऑफेंस जिस जो 250 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी का था और उसकी वजह से आपको जेल हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं। एग्रीगेट 250 लाख नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना 60 डेज पे अलग टाइम लिमिट है, 7 डेज अलग टाइम लिमिट है। चलो जी आगे। द प्रॉपर ऑफिसर शेल ऑल्सो पास अ पेमेंट ऑर्डर इन RFD 05। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 04 में प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर इशू हुआ है तो क्या उस रिफंड उस प्रोविजनल ऑर्डर से पेमेंट हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि आपका जीएसटी पोर्टल अलग है और पेमेंट पोर्टल अलग है। तो एक RFD 05 फॉर्म ऑफिसर किसको भेजेगा? पेमेंट पोर्टल को भेजेगा। और वो पेमेंट पोर्टल इसको यूज करके क्या करेगा? वो पेमेंट कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। कौन से बैंक अकाउंट में? जो बैंक अकाउंट आपके आरसी में लिखा हुआ है प्लस जो बैंक अकाउंट आपके रिफंड एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, दोनों में सेम बैंक अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर RFD 05 सपोज फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इशू हुआ था और 31 मार्च 20 तक पेमेंट नहीं हुआ,
तो ऐसे केस में अगले फाइनेंशियल ईयर में RFD 05 दोबारा से एक बार इशू करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट पोर्टल बोलता है कि हमें जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर आता है हम उसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट किसी भी कारण से नहीं हो पाता है तो वापस से RFD 05 फॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट, द अमाउंट शेल बी डिस्बर्स्ड बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड पेमेंट ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि एक ही ऑफिसर, भले ही वो CGST ऑफिसर हो या SGST ऑफिसर हो, वो दोनों एक्ट में जो टैक्स है उसके रिफंड को ग्रांट कर सकता है। बोलो क्लियर है सारे पॉइंट? क्लियर है यहां तक सब कुछ? प्रोविजनल रिफंड का फॉर्म थोड़ी होता है भैया कोई। रिफंड का फॉर्म देखो, मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाई आपको, अब समझो यहाँ पे क्या यहाँ कोई गड़बड़ लगी क्या आपको? मैंने कहा आपने RFD 01 में 5 लाख के लिए अप्लाई किया, बस आपने अप्लाई कर दिया। ऑफिसर क्या करेगा? RFD 01 फॉर्म इशू करके आपको 4.5 लाख का रिफंड दे देगा। आपको थोड़ी अलग से प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई करना है, आप तो अपने नॉर्मल 5 लाख के रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर आपका काम इतना नेक है कि आपको प्रोविजनल देने का प्रोविजन बना रखा है उन्होंने। ठीक है, तो प्रोविजनल रिफंड अप्लाई करने का कोई फॉर्म नहीं है, बट प्रोविजनल रिफंड कौन से फॉर्म में ग्रांट होगा वो है RFD 04। ठीक है, अब हाँ जी, अपने आप ही दे दिया जाएगा। अपने आप इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कानून कह रहा है, कानून बोल रहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई वालों को प्रोविजनल रिफंड मिलेगा, तो देना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, GST ऑफिसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पे सोचे देंगे या नहीं देंगे, ये देना ही पड़ेगा। और क्यों दे रहे हैं वो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हो। एक्सपोर्ट करना छोटी मोटी बात नहीं होती। ठीक है, एक्सपोर्ट करने का मतलब आप इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो इतने बेनिफिट तो आपको मिलने ही चाहिए। पाप वाला वापस समझा दो। अरे तुम इसी में अटक जाओगे क्या आज पूरे दिन? पाप वाला क्या है? पिछले 5 सालों में आपसे एक पाप हो गया था, पिछले 5 सालों में, है ना? क्या पाप हुआ था? आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया था जो कि 250 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी का था, और उस ऑफेंस के लिए आपको जेल की हवा भी खा के आनी पड़ी थी। बस इतना सा ध्यान रखना है पाप। अगर ये आपने कांड किया है पिछले 5 सालों में, तो फिर आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये चीजें आप अभी याद थोड़ी कर सकते हो, अभी आपको समझना है, डाउट है तो पूछ सकते हो। याद तो आपको बैठ के करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, तब जाके वो माइंड में याद होगी। लिमिट्स याद ऐसे नहीं हो सकती क्लास में। क्लास में आपको याद हो सकता है कि हाँ ऐसा कंसेप्ट है, पिछले 5 सालों में हमने कुछ किया, वो कितना ये लिमिट है 250 लाख से ज्यादा, तो वो बैठ के कहीं ना कहीं माइंड में अटकाना पड़ेगा कि 250 लाख से ज्यादा। इसीलिए तो रिवीजन का कंसेप्ट होता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 54(7) क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि रिफंड ऑर्डर 60 डेज में पास हो जाना चाहिए। और कहां से 60 डेज? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। RFD 01 से 60 दिन या RFD 02 से 60 दिन? एक बार और बता दो फटाफट। 01 से 60 दिन, ठीक है, तो 60 दिन में रिफंड सैंक्शन हो जाना चाहिए। नहीं होता है, पेमेंट आने में कोई डिले होती है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे आता है रूल नंबर 90। ये हमने डिस्कस कर लिया है, केवल आपको रेफर करवाना है नोट से। एक्नोलेजमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, ये क्या है देखो। अब इसमें दो केस है अलग अलग, ध्यान रखना। एक तो मैं बात कर रहा हूँ रिफंड फाइल्ड फॉर रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रिफंड लेने के लिए कौन सा फॉर्म होता है बोलो? RFD 01 होता है या कोई अदर फॉर्म होता है? रिटर्न में ही ले लिया जाता है, ठीक है। कौन सी रिटर्न में लेंगे? कौन सी रिटर्न में लेंगे? सेक्शन 39 वाली, वेरी गुड। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अदर रिफंड एप्लीकेशन कौन सी है आपकी? RFD 01 है, RFD 10 है, RFD 10B है। तो RFD 01 तो आप पढ़ ही रहे हो बार बार में।
RFD 10 किसके केस में होता है? फॉरेन एम्बेसी और यूनाइटेड नेशंस के लिए। और 10B भी हम पढ़ेंगे, वो भी स्पेशल केस है एक, फॉरेन टूरिस्ट को जब गुड्स सेल किए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां पे भी कुछ रिफंड का कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ जी। तो पहला पॉइंट है इसमें, अप्लीकेंट शेल फाइल रिफंड एप्लीकेशन, कौन से फॉर्म में होगी वो हमने देख लिया। फॉर्म इन विच एक्नॉलेजमेंट शेल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। आपने फॉर्म लगाया तो आपको एक्नॉलेजमेंट कौन से फॉर्म में मिलता है? ऑलरेडी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता चुका हूँ। RFD 02 में मिलता है एक्नॉलेजमेंट। कितने दिन में मिलता है बोलो एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट कितने दिन में आ जाता है? 15 डेज होता है। 7 डेज इज रॉन्ग। 7 डेज कहाँ था? 7 डेज प्रोविजनल रिफंड में था। ये चीजें याद करनी है आपको, बैठ के एक जगह कॉपी में लिख लेना और वहां से लिमिट याद करना। चलो, व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज मेड अवेलेबल, एक्नॉलेजमेंट कब मिलेगी आपको? तो आंसर है, जब आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मांग रहे हो तब तो तुरंत ही मिल जाती है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, वहां टाइम नहीं लगता, ज्यादा चेकिंग नहीं होती। पर जब आप रिफंड मांग रहे हो फॉर्म भर के, वहां पे देखो क्या होता है, रिफंड एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने लगाई है वो किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास जाएगी। वो ऑफिसर CGST ऑफिसर भी हो सकता है, वो ऑफिसर SGST ऑफिसर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका पूरा रिफंड सैंक्शन करने का पावर रखता है। फिर ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर शेल विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर इट्स कंप्लीटनेस इन टर्म्स ऑफ रूल 89(2), 89(3), 89(4). क्या थे ये सेक्शन? याद आ रहे हैं क्या आपको? ये डॉक्यूमेंटेशन थे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं या नहीं है। ठीक है, if application is found complete then only proper official shall provide RFD 02। तो अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि रिफंड सैंक्शन हो गया, आपने जो एप्लीकेशन लगाई है ना उसमें कोई कमी नहीं है, अगर उसमें कोई कमी होती तो आपको क्या इश्यू हो जाता? डेफिशिएंसी नोटिस। ठीक है, तो अगर कोई कमी नहीं है तो आपको RFD 02 में एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, time of 60 days for grant of refund under section 54(7) shall be counted from which date। तो यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम से काउंट होना है, बहुत बार हो चुका है ये डिस्कशन। वेयर एनी डेफिशिएंसी इज नोटिस्ड इन द रिफंड एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है तो आपको RFD 03 में डेफिशिएंसी नोटिस आएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप रिप्लाई कर सकते हो क्या डेफिशिएंसी नोटिस का, या फिर फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? हाँ जी, वेरी गुड। तो फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। इफ RFD 03 इज कम्युनिकेटेड बाय SGST ऑफिसर तो कोई इशू नहीं है, इट शैल बी डीम्ड दैट इट इज कम्युनिकेटेड अंडर CGST रूल्स। SGST ऑफिसर भी इशू करेगा तो मान लिया जाएगा कि वो CGST रूल्स में ही इशू हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या बोल रहा है? विद होल्डिंग ऑफ रिफंड। विद होल्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या हिंदी में? विद होल्डिंग का मतलब रोक के रखना। वेरी गुड। तो देखो यहां बोल रहे हैं आपका जो रिफंड अमाउंट है और जो उस पे इंटरेस्ट है, सॉरी, जो रिफंड अमाउंट है उसको रोक लिया जाएगा, और अगर रोकेंगे तो क्या उस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? ठीक है, ये बात हमको यहाँ पे देखनी है। रिफंड अमाउंट रोकने का मतलब क्या है, पहले तो आप ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 15 अप्रैल को RFD 01 दिया है, ठीक है, 15 अप्रैल को क्या दिया है आपने? RFD 01। और सपोज RFD 01 में आपने बोला है 5 लाख के रिफंड के लिए अप्लाई किया आपने। ठीक है, एक बार वापस प्रोसेस बता रहा हूँ शॉर्ट में। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है इसके बाद RFD 02 कितने दिन में?
15 डेज में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां से ही ये 15 मान लेता हूं, ये 60 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है, RFD 06 में आपको सैंक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, सैंक्शन कर दिया जाता है। सपोज सैंक्शन भी 5 लाख हो गए। क्या यहां सैंक्शन होने से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा क्या, या फिर कोई अदर रिक्वायरमेंट भी होती है? क्या सैंक्शन होते ही अकाउंट में पैसा आ जाएगा या कोई अदर रिक्वायरमेंट भी होगी? बोलना है आपको। क्या होगी? हाँ जी, सब पता है आपको। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पेमेंट के लिए, ये तो सैंक्शन हुआ है, एक RFD 05 भी तो इशू करना होता है, पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिफंड रोकना है, इसका मतलब है वो रिफंड पहले सैंक्शन तो हो। रिफंड एप्लीकेशन वाले रिफंड को रोकने की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं रिफंड सैंक्शन हो चुका है पर इसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे विद होल्ड करना। ये है विद होल्ड करना। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगा दी और रिफंड नहीं आ रहा, वो विद होल्ड नहीं है। पहले सैंक्शन तो हो, कम से कम सैंक्शन होने के बाद ही तो आप बोलोगे कि हाँ ये रिफंड बन चुका है मेरा और अब ये मेरे बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। अब अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका रिफंड विद होल्ड हो चुका है। क्लियर? अब विद होल्ड कब होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। दो सेक्शन में विद होल्ड हो रहा है, एक सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेक्शन 5410। किसी को याद आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सेक्शन 5410 में आपका अमाउंट विद होल्ड होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और बताओ कौन से रिफंड का विद होल्ड करने की बात थी वो? कौन से टैक्स की बात थी रिफंड विद होल्ड करने के लिए? नहीं, वो था, भूल गए आप। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 54(3) में। तो ऐसा नहीं है हर तरह का टैक्स विद होल्ड हो सकता है, हर तरह का रिफंड विद होल्ड नहीं हो सकता। यहाँ 5410 बोल रहा है कि जो 54(3) में आपको रिफंड मिलने वाले हैं, और 54(3) में कौन से रिफंड मिलने वाले थे ये भी बता दो। यहाँ पे दो रिफंड थे क्या, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई पे जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है जीरो रेटेड सप्लाई पे वो, और दूसरा जो इन्वर्टेड रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर पे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है वो, है ना। ये वाले जो आपके रिफंड है ये रोके जा सकते थे। किस केस में रोके जा सकते थे? एक तो आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, दो रीजन थे। एक तो आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, तब रिटर्न में दिक्कत हो रही है। दूसरी, आपके ऊपर कोई डिमांड आई हुई है टैक्स की और उस डिमांड के अपील का टाइम भी बीत चुका है, उस डिमांड के लिए अपील करने का टाइम भी क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। अब बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपको वहीं से रेफर करना है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वापस से बता दिए। क्लियर है क्या अब? ठीक है, दूसरा रिफंड है सेक्शन 5411 में। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आ जाओ। तो देखो सेक्शन 5410 ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब यहाँ पे लिखना हो तो लिख देना रेफर
सेक्शन 54(3), वहां पे मैंने लिख दिया क्योंकि वहीं से रिलेटेड था वो। 54(11) क्या बोल रहा है? वेयर एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द रिफंड ऑर्डर और फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और एनी अदर प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग and the commissioner is of the opinion that the grant of refund will affect the revenue in such appeal and proceeding on account of malfeasance and fraud committed, then the commissioner may withhold the refund till such time as he may determine. Here an opportunity of being heard is given has to be given to the applicant. Interest on refund withheld under section 54(11). ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। क्या बोल रहा है ये? देखो ये क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कमिश्नर की हायरार्की लिखाई थी क्या मैंने आपको एक दिन? कमिश्नर्स की हायरार्की लिखाई थी हमने। चलो मैं बोल रहा हूँ ये ए लिमिटेड है, ठीक है, और ये है आपका असिस्टेंट कमिश्नर एसी या डीसी, और आपकी जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ चल रही है। आपने लगाया था यहाँ पे रिफंड फॉर्म RFD01 में आपने एप्लीकेशन दी थी, वो इस कमिश्नर के पास पहुंची है, ठीक है। नाम लिख देते हैं इसका, सपोज मिस्टर रामलाल। तो ये जो ऑफिसर है इसके पास आपका रिफंड का क्लेम फॉर्म पहुंच गया, इसने आपको RFD 06 भी इशू कर दिया। कोई दिक्कत? 5 लाख का रिफंड मांगा था, 5 लाख का आपको रिफंड ग्रांट हो गया। अब ये ACDC से जो हायर अथॉरिटी है, इससे ऊपर कौन बैठे हैं? इसके पापा। सपोज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कमिश्नर है, और कमिश्नर ने देखा कि ये जो रामलाल ने ऑर्डर इशू किया है, इस ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई लफड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ब्राइबरी इशू हुई है ना, कोई घूस दी गई है, उसके चलते ये रिफंड 5 लाख का ग्रांट कर दिया गया। अब मुझे बताओ क्या ये 5 लाख पेमेंट हो जाना चाहिए? लॉजिकली सोच के देखो, कमिश्नर ने ऊपर अपनी नजरों से देखा है, नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या ये अमाउंट विद होल्ड करने का पावर है क्या? हाँ जी है ना, विद होल्ड अंडर सेक्शन 54(11), बस इसी की बात कर रहे हैं हम। पर विद होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद होल्ड करने के लिए यहाँ पे या तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दो, ठीक है, अपील हम पढ़ेंगे आगे, तो वहां से कनेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अपील करने की 4 जगह होती है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील होती है, उसके बाद GST/AT एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, ठीक है। तो ये एक सीरीज रहेगी अपील करने की। तो आपका जो ऑर्डर है वो अपील्स में चला गया, मतलब डिपार्टमेंट खुद अपने ही ऑफिसर के खिलाफ अपील में जा सकता है क्या? यहां से पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या डिपार्टमेंट अपने ही ऑफिसर के खिलाफ अपील्स में जा सकता है? हाँ जी जा सकता है, आपको जैसा कि दिख रहा है। कौन जाएगा? जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसकी हायर अथॉरिटी, ठीक है, वो ऑर्डर पास करती है कि अपील्स में जाओ, क्योंकि नीचे वाले ऑफिसर क्या कर सकते हैं? गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर ये 5 लाख का रिफंड दे दिया जाए और ए लिमिटेड इंडिया छोड़ के चला जाए, ये तो 5 लाख लिखा है, सपोज मैं 5 करोड़ कर दूं इसको, तो क्या अब दिक्कत हो सकती है डिपार्टमेंट को? इसलिए डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 54(11) में पावर ले लिया, वो यहाँ पे रिफंड आपका विद हेल्ड कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब मैटर चला तो गया, मैटर चला गया आपका, और आपका मैटर अपील्स में है। अब अपील का डिसीजन आएगा, और सपोज अपील का जो डिसीजन है वो आपके फेवर में आए, मतलब ए लिमिटेड के फेवर में आए अपील का डिसीजन, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है रिफंड में, रिफंड जो है 5 लाख का वो बिल्कुल ओके है। अब मुझे ये बताओ क्या ये 5 लाख का रिफंड ग्रांट कर दिया जाए अब, जो विदहेल्ड किया था वो? हाँ या ना? हाँ, बस अब इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ डिले हुई है तो यहाँ इंटरेस्ट भी मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, यहाँ पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा
क्योंकि अमाउंट विद हेल्ड किया गया है। लो जी मुन्ना, ये देख लो आप, interest on refund will withheld under section 54(11). If as a result of the appeal or further proceedings the applicant becomes entitled to refund, then interest at the rate of 6% per annum on such withheld amount shall be payable to the applicant, notwithstanding anything contained in section 56। 56 आगे पढ़ेंगे हम, वो इंटरेस्ट का ही सेक्शन है। ठीक है, तो वहां क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाना। इस केस में हमेशा आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और विद हेड ओल्डर कौन से फॉर्म में आएगा आपके पास? अगर आपका अमाउंट विद हेड हुआ है तो कहाँ आएगा वो आएगा RFD 07 पार्ट बी में। फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट ध्यान रख लेना इस चीज का। ठीक है, आपका अमाउंट अगर विद हेल्ड करेगा डिपार्टमेंट तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना। आप तो वेट कर रहे होंगे आ जाएगा बैंक अकाउंट में पैसा, तो आपको एक ऑर्डर इशू कर दिया जाता है RFD 07 पार्ट बी। उसमें बता दिया जाता है कि आपका अमाउंट हमने रोक लिया है विद रीजन। क्यों रोका है उसका रीजन भी आ जाएगा। बोलो ठीक है, यहां तक आगे चलें। रिफंड ऑर्डर से इंटरेस्ट मिलेगा ना? हाँ जी, रिफंड ऑर्डर से इंटरेस्ट मिलेगा। जिस दिन आपको ड्यू हो गया था वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं थे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर CTP एंड NRTP। हालांकि इस पॉइंट को आप देख चुके हो। CTP NRTP पे क्या स्पेशल प्रोविजन था? कुछ याद आ रहा है? पहला सेक्शन पढ़ा था, वहीं बता दिया था। ये जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड मांगेंगे तो केवल तभी मांग पाएंगे जब ये अपनी लास्ट रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लॉजिक सिंपल सा था, इनको एडवांस टैक्स देना होता है और एडवांस टैक्स अगर पहले ही ये रिफंड ले लेंगे तो वो प्रोविजन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है जी। If any amount is left in electronic cash ledger after adjusting the tax payable, then it shall be claimed refund in last return filed by CTP or NRTP। ठीक है, advance tax deposited by CTP and RTP shall not be refunded unless all the returns required under section 39 are furnished in respect of the entire period for which RC remained in force। तो सारी रिटर्न फाइल नहीं होगी तब तक वैसे ही नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने कहा लास्ट रिटर्न में मिलेगा। तो लास्ट रिटर्न तभी फाइल होगी जब पहले की सारी रिटर्न फाइल्ड होगी। तो ये तो छोटे छोटे से प्रोविजन है। हाँ जी, ये प्रोविजन भी एक इंपॉर्टेंट है, MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन है। छोटी मोटी अमाउंट का रिफंड नहीं देंगे, बोलेंगे GST इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, छोटी मोटी अमाउंट हमसे मांगने मत आना। और वो कितनी छोटी मोटी अमाउंट है? 1000 रुपए का अगर CGST होगा तो रिफंड नहीं देंगे आप। सॉरी, 1000 रुपए से कम का। अगर 1000 रुपए हुआ तो ले सकते हो आप रिफंड। अब 1000 रुपए किस चीज का बोल रहे हैं वो? ये CGST का 1000 रुपए है। सपोज आपने RFD 01 फॉर्म भरा है, समझना, और आपने यहाँ पे रिफंड मांगा है CGST का 900 रुपए का और SGST का भी 900 रुपए का। तो आपने टोटल रिफंड मांगा है 1800 रुपए का। बताओ आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आपको रिफंड मिलेगा यहाँ पे, हाँ या ना? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1000 रुपए की लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर इसकी जगह आपने IGST का रिफंड मांगा होता तो, और वो मांगा होता सपोज 1200 रुपए का, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मिल जाएगा। ठीक है, IGST पे 2000 नहीं है लिमिट, देखो क्या लिमिट है। CGST पे 1000 रुपए है, SGST पे भी 1000 रुपए और IGST पे भी 1000 रुपए ही है। तो डबल मत कर देना, नॉर्मली ये डबल हो जाता है जब पढ़ते हो। ठीक है, तो IGST यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे डबल नहीं है, IGST का भी उतना ही अमाउंट है। तो तीनों पे 1000 रुपए की लिमिट है। 1000 से कम मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा, 1000 मांग रहे हो तो मिल जाएगा। तो यहाँ भी रिफंड नहीं मिलेगा और यहाँ तो रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटा सा प्रोविजन है। बढ़े आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 55।
अगेन वापस रिवीजन ही होना है, ऑलरेडी पता है आपको सेक्शन 55 मतलब क्या। कुछ स्पेशल एंटिटीज हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर रखा है और बोल रखा है कि ये जो भी खरीदेंगे, अब इस चीज को समझ लेना आप। मैं बोल रहा हूं सपोज एक यूएस एम्बेसी है इंडिया में, यूएस एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में ऑफिस है इसका, यूएस एम्बेसी है, न्यू दिल्ली में ऑफिस है। इन्होंने कुछ इनवर्ट सप्लाई ली है, इन्होंने कुछ इनवर्ट सप्लाई ली है, उस उन इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी पे किया है इन्होंने, जीएसटी पेड 10 lakhs का, 10 लाख का इन्होंने जीएसटी पे कर दिया। आउटवर्ड सप्लाई इनकी कुछ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पहला क्वेश्चन तो ये, इनको आईटीसी मिलेगा क्या इसका? नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है ये लोग। पर इन्होंने जो 10 लाख का जीएसटी पे किया है, ये क्या कर सकते हैं, इसका रिफंड मांग सकते हैं। अब आपको बताना है रिफंड फॉर्म क्या होगा, कौन सा रिफंड फॉर्म होगा। ये सप्लाई में मान लेता हूं 15 अप्रैल 2019 की। चलो फटाफट फटाफट, रिफंड फॉर्म होगा RFD 10। वेरी गुड। कब तक फाइल करना है ये रिफंड फॉर्म? टाइम लिमिट विद इन, डेट बोलो, किस डेट तक ये RFD 10 फाइल हो जाना चाहिए? डेट बोलो, डेट डेट डेट, डेट बोलना है, डेट। क्वार्टर गिनेंगे ना हम, तो अप्रैल वाला क्वार्टर कब खत्म होता है? अप्रैल मई जून, तो जून से 6 महीने मतलब 31 दिसंबर 2019 तक ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही आप फॉर्म फाइल करोगे, आगे की कार्रवाई हमने पढ़ी रखी है, ठीक है। ये फाइल करते ही आपको RFD 02 मिलेगा। 02 मिलने के बाद यहां से, ध्यान रखना, यहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड सैंक्शन हो जाएगा RFD 06 में। एज इट इज है, आगे की कार्रवाई कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे आपको 10 लाख का रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सैंक्शन होगा रिफंड ऑर्डर 10 lakhs का। तो सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना यहाँ आईटीसी का रिफंड नहीं मिल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट द सर्कमस्टांसेज इन विच रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। उसमें उठा के मत रख देना ये केस, इनको आईटीसी का रिफंड नहीं मिल रहा है, इनको रिफंड मिल रहा है जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। क्लियर है सबको? ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वैसे मैंने केवल रिपीट किया। अब आप पढ़ लो ये कौन कौन सी एंटिटी है जिनको ये वाला बेनिफिट अलाउ कर रखा है। पहला है एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। थर्ड, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और फोर्थ, एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड, मतलब और कोई नोटिफाइड पर्सन भी आ सकते हैं इसमें। तो तीन तो आपको यहाँ पे सेक्शन 55 में स्पेसिफाई कर दिया। उसके अलावा बोल रखा है गवर्नमेंट और भी किसी को नोटिफाई कर सकते हैं, उन्होंने कर भी रखा है एक नोटिफिकेशन इशू, रिटेल आउटलेट इन डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इसको हम समझेंगे अभी। फॉर्म कौन सा करना है? RFD 10। रिफंड एप्लीकेशन कब लगानी है? हर क्वार्टर की अलग अलग रिफंड एप्लीकेशन लगानी है। आपने कहा चार्ट दिखा दो, ये लो जी ये चार्ट। डॉन, सबका डॉन, ठीक है। देखो अब एक इसमें स्पेशल केस है जो कि आपके लास्ट ही अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। रूल नंबर 95A है, ये यहीं से उठाया हमने, कहीं नया नहीं है ये रहा।
रिटेल आउटलेट इन डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, रिफंड यहाँ पे क्या है, वो रूल नंबर 95A में दे रखा है। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। जो एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये एयरपोर्ट है। क्या एयरपोर्ट के अंदर शॉप्स होती है क्या? देखिए आपने एयरपोर्ट के अंदर किसी ने शॉप, एयरपोर्ट के अंदर मॉल होता है पूरा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये एयरपोर्ट के अंदर ही मॉल है, अंदर ही, बाहर नहीं जाना आपको। ये एयरपोर्ट के अंदर मॉल बना हुआ है, और यहां से सपोज मैं बोल रहा हूं डिपार्ट होते हैं, डिपार्ट, ये डिपार्चर है। मतलब ये मॉल कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है डिपार्चर एरिया में। डिपार्चर एरिया का मतलब कि यहां से जो गुड्स खरीदा जाएगा वो इंडिया से बाहर जाने वाला व्यक्ति खरीद रहा है। ठीक है, अंदर आने वाला नहीं खरीद रहा है, समझना इस चीज को। यहां से डिपार्चर एरिया है, इस शॉप से कोई सामान खरीद रहा है तो वो इंडिया के अंदर नहीं आ रहा, वो इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये शॉप के पास कोई आदमी सामान खरीदने आएगा, सपोज ये आया, और ये जो आदमी आया ये आया है अमेरिका से। तो ये अमेरिका का एक पर्सन है जो इस शॉप में परचेजिंग करने आया है। अब मुझे ये बता दो केवल 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 कि यहाँ पे क्या इससे टैक्स वसूलना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इसको सेल करेंगे तो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो आपने अगर याद हो तो पढ़ा होगा कि जो फॉरेन टूरिस्ट होता है वो इंडिया से कोई गुड्स खरीदते हैं तो उनको रिफंड एलिजिबल होता है, इसीलिए उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। क्या किसी के दिमाग में याद आ रहा है क्या ये एक प्रोविजन फॉरेन टूरिस्ट का हम पढ़ते हैं, जहां पे इंडिया से कोई भी सामान अगर फॉरेन टूरिस्ट को सेल होगा तो उसमें आईजीएसटी चार्ज करना होता है, ताकि वो जब इंडिया छोड़ के जा रहा होगा तो कस्टम डिपार्टमेंट से रिफंड मांग लेता है उसको। याद आ रहा है सबको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर इससे टैक्स चार्ज कर लिया जाए, ये शॉप बोले कि आप हमें जीएसटी दे दो, आईजीएसटी दे दो और रिफंड ले लेना, अब ये बेचारा कहाँ रिफंड लेगा सोचो। अब ये कहाँ रिफंड लेता हुआ जाएगा, ये तो ऐसी जगह खड़ा है जहां से डायरेक्ट डिपार्ट होना है इसको इंडिया से बाहर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि ये खुद रिफंड क्लेम कर पाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट बोला है भैया इनसे आईजीएसटी चार्ज ना करो। पर इनसे आईजीएसटी चार्ज नहीं करेगा तो क्या हुआ, शॉप के लिए तो आउटवर्ड सप्लाई है ना, और आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स तो लगेगा। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट बोला जा रहा है भैया इनसे आप सप्लाई पे टैक्स लो मत, और आपका जो इनवर्ड सप्लाई पे जितना भी जीएसटी दिया होगा इन गुड्स पे, आपको इन गुड्स पे आपने जितना भी इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स दिया होगा ये सारा का सारा आपको क्या दे देंगे हम, रिफंड कर देंगे। और रिफंड के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा आपको यहाँ पे, RFD10B। तो नॉर्मली रिफंड लेने के लिए RFD10 भरते हैं ना, इनवर्ट सप्लाई, ये भरेंगे RFD10B। ठीक है, ये गुड्स किसको सेल होना चाहिए, पहली पॉइंट ये केवल गुड्स के ऊपर है प्रोविजन, सर्विस पे नहीं है, क्योंकि सर्विस लेके नहीं जा सकता ना, रेसिपिएंट जो है वो सर्विस को कैरी करके नहीं ले जा सकता इंडिया से बाहर। गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ये प्रोविजन लागू होगा। दूसरा, ये जो प्रोविजन है इसके अंदर जो रेसिपिएंट है वो केवल और केवल फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट। ऐसा नहीं है कोई इंडियन सामान खरीद के जा रहा है तो उसमें भी रिफंड मिल जाएंगे, नहीं, फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए जिसने कम से कम इंडिया में 6 महीने नहीं बिताए हो। ठीक है, अब यहां से एक बार रीड कर लेते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है वैसे। देखो क्या लिखा हुआ है, रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तो आपको समझ में आ गया कहाँ पे वो रिटेल आउटलेट खुली हुई है, बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर्स, सप्लाइंग इंडिजीनियस गुड्स टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना है, आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट होना चाहिए, मतलब फॉरेन टूरिस्ट हु इज लिविंग इंडिया shall be eligible to claim refund of tax paid by it on inward supply of such goods। किसको मिल रहा है रिफंड, टूरिस्ट को मिल रहा है रिफंड के रिटेल आउटलेट को मिल रहा है, जल्दी से लिखो, रिफंड किसको मिल रहा है,
रिटेल आउटलेट को मिल रहा है, इनवर्ड सप्लाई का मिल रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई का मिल रहा है? इनवर्ड का मिल रहा है, क्योंकि आउटवर्ड तो चार्ज ही नहीं करना, ठीक है, आउटपुट टैक्स तो चार्ज ही नहीं करना है, ठीक है। रिटेल आउटलेट क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इज इनवर्ड सप्लाईज shall furnish the application for refund claim in RFD 0 RFD 10B on monthly or quarterly basis as the case may be. The self-certified compiled information of invoices issued for the supply made during the month or the quarter, as the case may be, along with concerned purchase invoice shall be submitted along with the refund application. तो ये जो हम पढ़ते हैं ना रूल 89(2) में कि कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लगाना है वो बता रहा है, ठीक है। जो आपके आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइस है वो भी अटैच होंगे, और जिन इनवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेज का आप रिफंड चाहते हो वो भी अटैच होंगे, दोनों इनवॉइस अटैच होंगे यहाँ पे। The refund of tax paid by the said retail outlet shall be available if पहला inward supplies of goods were received by the said retail outlet from registered person। अब देखो ये पॉइंट बोलने में आप बोलोगे ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने इनवर्ड सप्लाई किसी रजिस्टर्ड से खरीदा है तो ही रिफंड मिलेगा, तो अगर इनवर्ड सप्लाई आप किसी अनरजिस्टर्ड से खरीदते तो उस पर टैक्स होता ही नहीं होता, तो फिर रिफंड की बात ही नहीं होती, ठीक है। The said goods were supplied by the retail outlet to an outgoing international tourist against foreign exchange without charging any tax। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अलग कलर में लिखा हुआ है। पैसा आना चाहिए फॉरेन करेंसी में और टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए आपको कस्टमर से, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का आपने ब्रीच कर दिया। अगर आप यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट से पैसे ले लोगे तो फिर आपकी जेब से कहाँ पैसा लगा, तो आपकी जेब से पैसा नहीं लगा तो फिर आपको रिफंड भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आप कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करोगे। दूसरा, नेम एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रिटेल आउटलेट आर मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई। जो आपने सप्लाई खरीदी होगी, ठीक है, जो इनवर्ड सप्लाई होगी उस पे आपका नाम और जीएसटी नंबर लिखा हुआ आना जरूरी है, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। सच अदर रेस्ट्रिक्शन कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड आर सेटिस्फाइड। Provisions of Rule 92 shall mutatis mutandis apply for the sanction and payment of refund under this rule। मतलब वही आगे की प्रोसेस सेम चलेगी एकदम। For the purpose of this rule, the expression outgoing international tourist का मतलब क्या होता है? जिसने इंडिया में नॉट मोर देन 6 months का स्टे किया हो, ठीक है, मतलब कम 6 महीने से भी कम टाइम इंडिया में अगर रहा है वो, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो कल कवर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। अब कोई इक्का दुक्का आपके डाउट होंगे तो वो आप पूछ लो। आपने कहा डिपार्चर एरिया से सर्विस ले, तो सर्विस पे नहीं है ऐसा कंसेप्ट। देखो ऐसा, इसका लॉजिक समझना, ये क्यों दे रहे हैं रिफंड, क्योंकि जीएसटी जो है ना वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड। तो ये जो गुड्स यहाँ से खरीदे जा रहे हैं, क्या ये इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं या आउटसाइड इंडिया कंज्यूम होंगे? बताओ मुझे। ये जो गुड्स यहाँ से खरीदे जा रहे हैं वो इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं या आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, इसीलिए इन पे टैक्स चार्ज नहीं किया जा रहा, ठीक है। इंडिया से बाहर ये कंज्यूम होंगे इसीलिए टैक्स चार्ज नहीं किया जा रहा। तो एक तो आपको आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना, प्लस आपने जो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स दिया होगा वो भी रिफंड मिल जाएगा। पर सर्विस के केस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इनको सर्विस दे रहे हैं तो ये सर्विस इंडिया में ही कंज्यूम हो रही है और उस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा, ना तो कोई टैक्स में छूट मिलेगी और ना ही आपको कोई रिफंड मिलेगा। ये केवल और केवल गुड्स पे अप्लाई होगा। और कुछ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कल फिर हम करेंगे इसमें इंटरेस्ट और आगे की कुछ और रिफंड हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। नहीं है और कुछ भी डाउट?
ठीक है, चलो फिर ये क्लास एंड करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।